नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। और आज से पहले बच्चों जो अपनी क्लासेज हुई हैं अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में भी आया होगा। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हरियाणा के तमाम बांधों को और साथ के साथ कुछ दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियों को भी हम डिस्कस कर चुके थे। बच्चों, बांध के बाद जो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होंगी हरियाणा की झीलें, और हरियाणा की झीलें पढ़ने के बाद फिर हम हरियाणा की नहरें पढ़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट होते ही अपना ये एक बड़ा टॉपिक जिसकी शुरुआत हमने की थी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अपवा तंत्र के नाम से, बच्चों वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत हम अपने हरियाणा की ज्योग्राफी में करेंगे। चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हरियाणा की झीलों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी हेडिंग डालिएगा। झील जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेक। मेरे बच्चों, हम बात करें कि झील की क्या डेफिनेशन होती है, किसे बोलते हैं हम झील। जिस गांव से आप आते हैं उस गांव के अंदर भी आपको छोटे छोटे पानी के गड्ढे नजर आते होंगे, और उन पानी के गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, गांव के लोग उसे जोहड़ बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं। तो बच्चों, वही जोहड़ वही तालाब शहर में आके क्या कहलाता है, झील कहलाता है। तो झील होती क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, पानी का बहुत बड़ा भाग जिसके चारों ओर सथल भाग जुड़ा हो मेरे बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को झील कहा जाता है, लेक कहा जाता है। तो लेक की डेफिनेशन जो होगी वो आपसे पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पानी का वो क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हो। किससे गिरा हो, स्थल भाग से गिरा हो। तो पानी का वो क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल भाग से गिरा हो मेरे बच्चों, उसी को हम झील बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि झीलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जैसे आज हम झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो झीलों के बारे में अध्ययन करना लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा बच्चों, लिम्नोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिम्नोलॉजी कहलाएगा। तो झीलों के बारे में अध्ययन करना आपको पता होना चाहिए, लिम्नोलॉजी कहलाता है। अपने हरियाणा के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में मुख्यतः कितनी झीलें हैं। देखिएगा, वैसे तो झीलों को कभी काउंट नहीं किया जा सकता है, कितनी झीलें होती हैं झीलों को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी के भरे हुए गड्ढों को कभी काउंट किया ही नहीं जा सकता है। तो मेरे बच्चों, हम बात करें तो हरियाणा में जो मुख्यतः झीलों की संख्या है, इन झीलों की संख्या आपको ध्यान रखनी है, कितनी है, 5 है। हरियाणा में मुख्यतः जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है सर, ये कौन कौन सी 5 जिले हैं? यदि हम हरियाणा की मुख्यतः 5 जिलों के बारे में बात करें तो एक झील है मेरे बच्चों दमदमा झील, दमदमा झील जो है ये दमदमा गांव के अंदर है, और दमदमा गांव सोहना तहसील का गांव है बच्चों।
और सोहना आप सभी को पता होगा कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। सोहना कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, ये जो दमदमा है, जिसके नाम में ही दम है उसके काम में भी दम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्रदेश की प्राकृतिक प्रदेश की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है। सर इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, तो मेरे बच्चों इसका क्षेत्र आपको ध्यान रखना है लगभग 3000 एकड़। तो लगभग 3000 एकड़ के अंदर मेरे बच्चों ये फैली हुई है। कितने हजार एकड़ के अंदर, लगभग 3000 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है दमदमा झील। ठीक है, दमदमा के बाद सेकंड जो झील है वो आपको ध्यान रखनी है। दमदमा के बाद सुल्तानपुर झील। इन मुख्य 5 झीलों में एक झील है आपकी सुल्तानपुर झील, और ये जो सुल्तानपुर झील है बच्चों, ये सुल्तानपुर गांव के अंदर है। और सुल्तानपुर जो गांव है बच्चों, ये फर्रुखनगर तहसील का गांव है, और फर्रुखनगर तहसील आपके गुरुग्राम जिले की तहसील है। ये जो सुल्तानपुर झील हम पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। प्रवासी पक्षियों हेतु ये क्या है आपकी, फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी समझते हैं विदेशी पक्षी, विदेशों से यहाँ पर पक्षी उड़ उड़ के आते हैं, और कौन से मौसम में आते हैं, सर्दियों के मौसम में। और सर्दियों के मौसम में आने वाले इन विदेशी पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य जो पक्षी होगा, जिसके लिए बच्चों बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ देखने के लिए उसे पहुँचते हैं, वो आपका है साइबेरियन सार्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में अक्सर यहाँ साइबेरियन सार्स देखा जाता है। कौन सा सार्स, साइबेरियन सार्स। साइबेरिया रूस देश का वो हिस्सा है जो एशिया महाद्वीप में आता है, उसी को हम साइबेरिया बोलते हैं। ये अपने एशिया महाद्वीप का सबसे ठंडा क्षेत्र है। जब वहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो बच्चों वहाँ से पक्षी निकलना शुरू कर देते हैं, और निकलने वाले इन पक्षियों में एक आपका सार्स नाम का परिवार है, और ये साइबेरियन सार्स का परिवार जो है ये उड़ के अपने भारत के अंदर आता है। भारत में अपने हरियाणा के बिंडावास झील और सुल्तानपुर गाँव के अंदर बनी हुई इस झील के अंदर अपना ये काफ़ी समय गुजारने का काम करता है। तो सर्दियों में अक्सर साइबेरियन सार्स जो है यहां देखा जाता है, यहां देखा जाता है। ठीक है, ये जो सुल्तानपुर झील है मेरे बच्चों, इसको वर्ष 2021 के अंदर रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रामसर एक शहर है ईरान देश का, जहां पर विश्व की सारी आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को, सेम वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए एक सूची तैयार की गई थी। और रामसर के अंदर जो ये सूची तैयार की गई, रामसर के अंदर जो ये बैठक हुई थी, जो ईरान का शहर है, वहां पर 2 फरवरी 1971 को ये बैठक हुई थी। और बच्चों सबसे पहले उन स्थानों की सूची तैयार की गई इनको सबसे पहले बचाया जाना जरूरी समझा, और इन सूची को हम क्या बोलते हैं, रामसर स्थल की सूची बोलते हैं। तो रामसर स्थल की सूची से मतलब है उन स्थानों की सूची जो आर्द्र भूमियां हैं दुनिया के अंदर। तो अपने हरियाणा के अंदर बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड है, जो कुल आर्द्र भूमियां है, वो 1441 हैं। लेकिन उन 1441 आर्द्र भूमियों में से हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान्यता मिल चुकी है अपने हरियाणा के आर्द्र भूमियों को, वो 2 हैं। उन 2 में एक झील है अपनी सुल्तानपुर झील, जिसको वर्ष 2021 में इन स्थलों की सूची में शामिल किया गया, और वर्ष 2021 में ही सुल्तानपुर के साथ साथ बिंडावास झील को भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है,
तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिल चुकी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक जिस झील के ऊपर पहुंचते हैं वो झील आपकी सुल्तानपुर ही है। तो क्यों पहुंचते हैं पर्यटक, ये समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं और इन्हीं को देखने के लिए गुरुग्राम की जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचती है। तो सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या इसी झील पर। सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या कौन सी झील के ऊपर देखी जा सकती है मेरे बच्चों, इसी झील के ऊपर देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी झील, सुल्तानपुर झील, जो प्रवासी पक्षियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट झील, आपको ध्यान रखनी है वो है मेरे बच्चों बिंडावास झील। बिंडावास झील, बिंडावास झील कहाँ है, बिंडावास झील बिंडावास गांव झज्जर के अंदर है बच्चों। और ये जो बिंडावास झील है इसको सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर झील के नाम से बच्चों ये क्या है, फेमस है, आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, बिंडावास जो झील है ध्यान रखेंगे, इसे भी 2021 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दे दी गई है और इसे 2021 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया। रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिंडावास झील है ये पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। पक्षियों की 250 प्रकार की प्रजातियों के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। हम बात करें तो वर्ष 2009 के अंदर इसे बर्ड सेंचुरी का दर्जा भी दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों पक्षी विहार का दर्जा इसको दे दिया गया, बर्ड सेंचुरी का दर्जा इसे दे दिया गया। पक्षी विहार का दर्जा इसे दे दिया गया। ठीक है, यह है आपकी बिंडावास झील। बिंडावास जो झील है ये आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि को हम इंग्लिश में वेटलैंड बोल सकते हैं, नमी वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, सेम वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, उसी को वेटलैंड बोलते हैं। और ये प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है बिंडावास झील। ठीक है, ये एक ऐसी झील है बच्चों जिसमें छोटे छोटे टापू भी बने हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे टापू, टापू का मतलब होता है द्वीप, यानी कि पानी के ठीक बीचों बीच ऊपर की ओर उभरे हुए जमीनी भाग क्या कहलाएंगे, आइलैंड कहलाएंगे, द्वीप कहलाएंगे। तो ऐसी झील जिसमें छोटे छोटे द्वीप
बने हुए हैं वो आपकी कौन सी झील है सर? बिंडावास झील है। कौन से जिले में? झज्जर जिले के अंदर। 3 के बाद चौथे नंबर की जो झील होगी वो आपको ध्यान रखनी है, कर्ण झील। ये मुख्य झीलें हैं जो HSSC मानती है, हालांकि झीलें मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा। कर्ण झील जो है बच्चों ये आपकी उछाना, या बच्चों इसको उचाना भी बोल देते हैं। एक उचाना तो जींद में है, ये आपका उचाना करनाल के अंदर है, और यहीं पर है कौन सी झील? कर्ण झील। ये जो कर्ण झील है इसको हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा 1972 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। हरियाणा पर्यटन निगम, जिसे हम बोलते हैं हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन HTC, हरियाणा पर्यटन निगम जो पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हरियाणा के अंदर करता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HTC। तो हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बच्चों इसे वर्ष 1972 के अंदर क्या घोषित कर दिया गया? पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है। और 5वें नंबर पे जो झील आपको ध्यान रखनी है वो है मेरे बच्चों टिक्कर ताल। और ये टिक्कर ताल जो झील है ये आपकी मोरनी के अंदर है। मोरनी, और मोरनी कहाँ है? मोरनी है सर पंचकुला के अंदर, ठीक है। तो HSSC ने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में मुख्यतः कितनी जिले हैं, तो यदि दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है मेरे बच्चों तो आंसर कितना होगा आपका? 5 होगा। कितना होगा? 5। लेकिन हो सकता है दोबारा आपसे नंबर ऑफ लेक ना पूछे, क्योंकि कभी भी झीलों को काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झील जो होती है वो एक गड्ढा होती है, और वो गड्ढा जिसके अंदर पानी भरा हो या वो गड्ढा सूखा हो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? झील बोल सकते हैं। और अपने हरियाणा में पता नहीं ऐसे कितने गड्ढे होंगे। लगभग अपने हरियाणा के अंदर तालाबों की जो संख्या बताई जाती है वो 14,000 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 14,000। जब 14,000 तालाब हैं तो सीधी सी बात है वो 14,000 झील ही तो हैं। क्या है? झील ही तो हैं, ठीक है। अब इनके अलावा हरियाणा के अंदर और कौन कौन सी मुख्य रूप से झीलें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी झीलें हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर और कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, चलेगा। वो बाकी सारी की सारी जो जिले हैं वो हम मैप के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं, आपको लोकेशन का भी पता चलता रहेगा। आपको लोकेशन का भी पता चलता रहेगा कि ये कहाँ कहाँ पर आपकी जिले हैं। ये अपना हरियाणा है बच्चों, तो ये अपने हरियाणा का क्या होगा? बॉर्डर होगा। तो आप भी सारी की सारी जो जिले हैं वो मानचित्र के ऊपर तो हेडिंग डाल लीजिएगा हरियाणा की सभी जिले। तो जितनी और अन्य महत्वपूर्ण जिले हैं 25 से लेके 30, वो सारी की सारी जिले बच्चों अभी हम मानचित्र के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, ये फरीदाबाद है आपका। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है? ये है आपका फरीदाबाद। और मेरे बच्चों फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी जिले हैं?
फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी जिले हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बड़खल झील। कौन सी झील? बड़खल। बड़खल गांव का नाम है और इस बड़खल क्षेत्र के अंदर बना हुआ एक गड्ढा क्या कहलाएगा? बड़खल झील कहलाएगा। बच्चों ये जो बड़खल झील है इसका निर्माण आपसे पूछा जाएगा कि कब किया गया था। आपको बोलना है इसका निर्माण 1947 में किया गया था। निर्माण 1947 में मेरे बच्चों किया गया था। किस पर्पज से किया गया था? आपको ध्यान रखना है सिंचाई के उद्देश्य से। आपसे पर्पज भी पूछेगा कि ये जो बनाया गया था गड्ढा, पानी का जो खोदा गया था गड्ढा, ये किस उद्देश्य से? आपको बोलना है कि सर सिंचाई के उद्देश्य से, इरिगेशन पर्पज से इसका निर्माण किया गया था, सिंचाई के उद्देश्य से। हम बात करें तो ये जो बड़खल झील है इसका निर्माण जो किया गया था बच्चों वो अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काट कर किया गया था। अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर मेरे बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करें इस बड़खल झील की, इसको पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया था मेरे बच्चों हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा, वो वर्ष 1969 के अंदर। वर्ष 1969 के अंदर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। बड़खल झील के बाद सेकंड आपको झील यहां पर फरीदाबाद में ध्यान रखनी है। यहां पे जो आपको सेकंड झील ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है निहारिका झील। निहारिका झील। निहारिका के बाद मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है खूनी झील। खूनी झील के बाद आपको ध्यान रखना है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों? मयूर झील। कौन सी झील? मयूर झील, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है दोज झील। कौन सी झील? दोज झील। ये सारी की सारी जो झीलें हैं आपकी ये कहाँ पर हैं सर? ये सारी की सारी मेरी बच्चों झीलें जो हैं वो फरीदाबाद के अंदर ही हैं। फरीदाबाद जिले का ही ये बच्चों सारा का सारा हिस्सा है। तो जिला कौन सा होगा? फरीदाबाद होगा। ये जो सूरजकुंड झील हम पढ़ रहे हैं, आपसे यदि इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो निर्माण आपको बोलना है सूरजपाल तोमर के द्वारा। सूरजपाल तोमर के द्वारा मेरे बच्चों इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है। सूरजपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। चलेगा। तो फरीदाबाद की अपनी सारी की सारी जिले क्या होती है? कंप्लीट होती हैं। फरीदाबाद के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है बच्चों आपका जिला, इस जिले का नाम है पलवल और इस पलवल के अंदर एक झील है यहां पर, इसका नाम है डबचिक। कौन सी झील है ये? डबचिक झील है। और कोई आपसे पूछ ले कि डबचिक झील कहाँ है तो आपको बोलना है होडल के अंदर है सर, होडल। और डबचिक झील जो होडल के अंदर है बच्चों, ये जिला कौन सा होगा आपका? पलवल जिला होगा। कौन सा जिला होगा? पलवल जिला होगा, ठीक है। तो डबचिक झील कहाँ है? होडल पलवल के अंदर। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका नू डिस्ट्रिक्ट और इस नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी जिले हैं आपकी। इस नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी काफी झीलें हैं। सर कौन कौन सी हैं वो? उन झीलों के अंदर हम बात करें मेरे बच्चों तो एक झील का नाम है उजीना। उजीना झील।
एक का नाम है बच्चों चंदीला, चंदीला झील। एक का नाम है कोटला, कोटला झील। एक का नाम है सांगेल, उजीना झील, चंदीला झील, कोटला झील, सांगेल झील। बच्चों ये सारी की सारी जो झीलें हैं आपकी, ये कहाँ है? नू जिले के अंदर। क्योंकि ये जो जिला हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा जिला है? ये आपका नू जिला है। तो ये चारों की चारों जो जिले हैं ये आपको ध्यान रखनी है, नू जिले के अंदर है। कौन से जिले में है? नू जिले के अंदर है। ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा, ये आपका जो जिला है मेरे बच्चों ये गुरुग्राम है। ठीक है, ये आपका जो जिला है ये गुरुग्राम है। और इस गुरुग्राम जिले के अंदर कौन कौन सी जिले हैं आपकी बच्चों? एक तो हमने पढ़ी सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर के बाद एक आपको ध्यान रखनी है खलीलपुर झील, खलीलपुर झील। एक आपको ध्यान रखनी है बसई, बसई जो है ना मेरे बच्चों ये कैसी है? सर ये एक वेटलैंड लेक है। और वेटलैंड का मतलब आप सभी जानते हो आर्द्र भूमि। क्या है? आर्द्र भूमि। ठीक है। और एक है आपकी बच्चों भीमकुंड झील, भीमकुंड झील। भीमकुंड झील का जो दूसरा नाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम याद रखना बच्चों, पिंचा खेड़ा जोहड़। पिंचा खेड़ा जोहड़ के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है। भीमकुंड झील का दूसरा नाम क्या है? पिंचा खेड़ा जोहड़। और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है सर गुरुग्राम। कौन सा जिला है सर? ये गुरुग्राम जिला है। तो ये गुरुग्राम जिले की सारी झीलें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बसई झील किस प्रकार की झील है, एक वेटलैंड झील है। खलीलपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर कहाँ है? फर्रुखनगर तहसील में। भीमकुंड झील का दूसरा नाम क्या है? पिंचाखेड़ा जोहड़ है बच्चों। ठीक है। चलेगा उस साइड है। अब हम आते हैं सिरसा की साइड। ये देखिएगा सिरसा, सिरसा के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो झील है उसका नाम है दनूर। दनूर झील बोल सकते हैं या मेरे बच्चों इसे बोल सकते हैं ओट्टू बांध, ओट्टू बांध। ठीक है। कौन सा बांध? ओट्टू बांध। तो दनूर झील आपसे पूछे या ओट्टू बांध आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा आपका? सिरसा जिला होगा। ठीक है। कौन सा जिला? सिरसा जिला। अब हम बात करते हैं इसकी फतेहाबाद की। तो ये आपका फतेहाबाद है। और फतेहाबाद के अंदर मेरे बच्चों एक झील है, ये आपका फतेहाबाद जिला है। और फतेहाबाद के अंदर जो झील है उसका नाम है चिल्ली। कौन सी झील? चिल्ली झील। ठीक है। यदि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। तो मानचित्र पे जो दिखाई नहीं देगा उसको मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। ठीक है। उसके बाद है आपका ये हिसार,
हिसार के अंदर कौन सी झील है? हिसार के अंदर एक तो है ब्लू बर्ड, ठीक है, और एक है हांसी के अंदर अमटी। अमटी तालाब कहाँ पर? हांसी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो झील है इसका नाम है ब्लू बर्ड। ये कहाँ है बच्चों? हिसार के अंदर। कहाँ है? हिसार के अंदर, ठीक है। अब आ जाइएगा कैथल के अंदर। ये आपका कैथल है, और कैथल के अंदर जो झील है उसका नाम है वेदक्यार झील। कौन सी झील मेरे बच्चों? वेदक्यार झील। वेदक्यार झील कहाँ है? कैथल के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा ये कौन सा होगा? कैथल होगा। कैथल के बाद आ जाइएगा कुरुक्षेत्र। ये आपका कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी दो जिले हैं। एक झील का नाम है सेनिसा, एक झील का नाम क्या है? सेनिसा। और जो दूसरी झील है बच्चों इसका नाम है बीबीपुर। सेनिसा और बीबीपुर, ठीक है। ये दोनों की दोनों कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो दोनों की दोनों ये जो जिले हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है मेरे बच्चों? कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र है ये, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर और भी जिले हैं इसके अलावा। कौन सी जिले होंगी वो? इतना सा एक बार नोट कर लीजिएगा जल्दी से, जो बच्चे पीछे चल रहे हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र की कुछ और जिलों को डिस्कस करेंगे, जैसे सनहित झील है, ब्रह्म सरोवर है। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग, है ना। तो मैं आपको कुरुक्षेत्र की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कुछ और जिले पढ़ा रहा हूं। अभी तक एक तो हमने पढ़ी बीबीपुर झील। तो ध्यान रखना बीबीपुर झील जो है वो जींद में नहीं है, कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर झील। बीबीपुर झील के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सेनिसा झील। ये कहाँ है? ये पेहवा में है। और पेहवा कहाँ है मेरे बच्चों? कुरुक्षेत्र में है। पेहवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सनहित झील।
सन्निहित झील, सन्निहित झील भी कहाँ है? ये भी आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। बच्चों इसका नाम सन्निहित क्यों पड़ा है? क्योंकि ये 7 पवित्र नदियों का संगम बताई गई है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी वो झील है जो 7 पवित्र नदियों का संगम मानी जाती है। तो मेरे बच्चों 7 पवित्र नदियों का जो संगम है वो सन्निहित झील है। बताया जाता है कि ये जो सन्निहित झील है इसके अंदर स्नान करने से इसमें स्नान करने से दुखी और भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिलती है। बच्चों दुखी व भटकती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं तो हर जगह देखी जा सकती है ना, कहीं पर भी देख लेना, भटकती हुई आत्माएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसमें स्नान करने से दुखी व भटकती हुई आत्माओं को क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। बच्चों ये जो झील है सन्निहित झील, ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास मानी जाती है। हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी झील है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास मानी जाती है? वो आप बोलेंगे सन्निहित झील है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास, तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सी झील है मेरे बच्चों? सन्निहित झील है। ठीक है, असन्निहित झील है। चलेगा, सन्निहित झील के बाद आपको नेक्स्ट जो ध्यान रखना है यहां पर, वो ध्यान रखना है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है बच्चों, ये एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना कृत्रिम सरोवर है बच्चों। ध्यान रखेंगे, अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे, अकबर के दरबारी कवि रहे अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी पुस्तक के अंदर आईने अकबरी में बच्चों इसे लघुरूप सागर के नाम से पुकारा है। लघुरूप सागर के नाम से पुकारा गया है। तो ध्यान रखेंगे, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी के अंदर मेरे बच्चों इसे लघुरूप सागर के नाम से पुकारा गया है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइएगा ब्रह्म सरोवर को लघुरूप सागर किसने कहा? तो आप बोलेंगे अबुल फजल ने कहा। आपसे पूछ ले कौन सी पुस्तक में कहा, तो आंसर होगा आईने अकबरी के अंदर कहा। ठीक है, इसका जो वर्णन है ब्रह्म सरोवर का, वो बच्चों किताबुल हिंद में भी मिलता है। इसका जो वर्णन है वो कौन सी किताब के अंदर? किताब उल हिंद नामक पुस्तक में भी मिलता है। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी अल-बेरूनी के द्वारा। अल-बेरूनी जो है वो इतिहासकार हुए हैं मेरे बच्चों,
महमूद गजनी के साथ वो भारत आए थे। वही महमूद गजनी जिसने भारत के ऊपर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो बच्चों उसके द्वारा भारत भ्रमण के लिए जो यात्रा वृत्तांत उनका लिखा गया वो किताब उल हिंद के अंदर ही लिखा गया। और किताब उल हिंद के अंदर उन्होंने इस ब्रह्म सरोवर की महिमा का गुणगान करने का क्या किया? काम किया। ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो है आपसे पूछ ले कि इसकी खुदाई सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म सरोवर की खुदाई सबसे पहले आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा की गई थी। आर्यवंशी कुरुओं द्वारा। आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा इसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। ठीक है बच्चों, ये किसको समर्पित है? इसके आगे जो जोड़ा गया ब्रह्म शब्द है ये भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। तो ब्रह्म सरोवर जो है इसके आगे जोड़ा गया ये ब्रह्म शब्द कौन से भगवान के बारे में बताता है? ब्रह्मा भगवान के बारे में। तो भगवान ब्रह्मा से बच्चों ये क्या होगा? आपका संबंधित होगा। भगवान ब्रह्मा से ये क्या है? संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बच्चों इसकी दोबारा से जो खुदाई कराने का श्रेय जाता है, क्योंकि एक बार तो महाभारत काल में इसकी खुदाई की गई थी आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा। उसके बाद ये जब अपना अस्तित्व खोता चला जाता है तो दोबारा से इसकी खुदाई का जो श्रेय जाता है बच्चों वो जाता है थानेसर के जिलाधीश लर्किन को। थानेसर के जिलाधीश लर्किन के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थानेसर के जिलाधीश लर्किन के द्वारा बच्चों इसकी दोबारा से खुदाई करवाई गई थी। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है, ब्रह्म सरोवर जो आज आप कुरुक्षेत्र में जाके देखोगे, ऐसा रूप देने का काम इस सरोवर को किसने किया? तो वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय जाता है गुलजारी लाल नंदा को। वर्तमान जो स्वरूप है बच्चों, ये देने का श्रेय किसे जाता है? गुलजारी लाल नंदा को जाता है। यदि हम बात करते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में और बातें, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सरोवर को जो पानी की आपूर्ति देता है, इस सरोवर को पानी जो प्रदान करती है वो कौन सी नहर करती है? वो मेरे बच्चों नरवाणा नहर करती है। नरवाणा जो ब्रांच है, नरवाणा जो कैनाल है, नरवाणा जो नहर है, ये बाखड़ा नहर से निकाली गई है। और बाखड़ा नहर से निकाली गई ये नरवाणा नहर ही बच्चों इस सरोवर को पानी देने का क्या करती है? काम करती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रह्म सरोवर जो है ये दुर्योधन के छिपने का भी सुरक्षित स्थान रहा है। तो ध्यान रखेंगे, युद्ध के दिनों में दुर्योधन सबसे ज्यादा बार डर के मारे बच्चों इसी पानी के नीचे छिपा था। डर के मारे इसी सरोवर के पानी के नीचे छिपा था। तो दुर्योधन को पानी के नीचे छिपने की एक अद्भुत कला आती थी। जब भी वो किसी से डरता था
और मेरे प्यारे बच्चों डर के मारे वो पानी के नीचे जाके छिपने का काम किया करता था। तो जहां पर युद्ध चल रहा था वो कुरुक्षेत्र था, और कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो पानी वाला क्षेत्र था वो आपका ब्रह्म सरोवर ही है, जो एशिया का ही सबसे बड़ा आपका क्या है, कृत्रिम सरोवर है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा बच्चों। इसके बाद एक सरोवर और पढ़ेंगे, ज्योतिसर सरोवर। यहाँ पर एक ज्योतिसर सरोवर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सरोवर है वो भी। तो इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद एक ज्योतिसर सरोवर पढ़ेंगे, एक पुंडरिक सरोवर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ सरोवर भी आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम यमुनानगर की कुछ झीलों को पढ़ेंगे। करनाल के अंदर भी झीलें बच गई हैं हमारी। गुरुग्राम की भी एक झील मेरे याद आ रही है। मुरथल के अंदर भी झील है बच्चों, मुरथल के अंदर भी आपकी क्या है, झील है। पंचकुला के अंदर भी झील है, एक चंडीगढ़ के अंदर भी झील है। उसके बाद सारी की सारी झीलें अपनी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। चलेगा, नोट कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो सरोवर है वो आपको ध्यान रखना है, ज्योतिसर। ज्योतिसर सरोवर कहाँ है सर, ये थानेसर के अंदर है बच्चों। और थानेसर कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ज्योतिसर जो सरोवर है ये कौन सा स्थान है, ये वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश और वहीं पर बना हुआ है ये सरोवर जिसका नाम है ज्योतिसर सरोवर। बच्चों इस ज्योतिसर सरोवर की लंबाई आपसे पेपर में पूछी जाती है कि इसकी जो लंबाई है वो सर कितनी है, तो आपको बोलना है इसकी लंबाई 1000 फीट है, ठीक है। ये जो गीता का उपदेश देने का काम किया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ये कौन से पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद या हम बोलेंगे वट वृक्ष। तो बरगद या वट वृक्ष के नीचे ही ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के सामने हथियार उठाने का क्या किया था, काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो सरोवर है मेरे बच्चों वो आपको ध्यान रखना है, पुंडरिक सरोवर। नेक्स्ट जो सरोवर है वो कौन सा सरोवर है, वो पुंडरिक सरोवर है। और पुंडरिक जो सरोवर है ये कहां पर है, ये पुंडरी के अंदर है। पुंडरी जो है मेरे बच्चों ये कैथल जिले के अंदर है। इस पुंडरिक सरोवर को जो पानी प्रदान किया जाता है वो नरवाना नहर के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो इसको जो जल प्रदान किया जाता है वो कौन सी नहर के द्वारा, सर नरवाना ब्रांच के द्वारा। जो ब्रह्म सरोवर को पानी देती है वो इस पुंडरिक सरोवर को भी पानी देती है। बच्चों पहले ग्रंथों के अंदर इस सरोवर को लेके मान्यता ये मानी जाती है कि सतयुग से लेकर कई ग्रंथों में ऐसी बात लिखी पाई गई है कि सतयुग से लेकर अब तक इसका पानी एक बार भी नहीं सूखा है। इसका जो पानी है वो एक बार भी नहीं सूखा है। ठीक है, तो सतयुग से लेके अब तक इसका पानी एक बार भी मेरे बच्चों नहीं सूखा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका कौन सा सरोवर है,
पुंडरिक सरोवर है, ठीक है। लेकिन आज ये सूखा पड़ा है, ये बात अलग है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का एक ऐसा कौन सा सरोवर जिसका पानी सतयुग से लेके अब तक एक बार भी नहीं सूखा है, आंसर क्या होगा, पुंडरिक सरोवर होगा। मेरे बच्चों पुंडरिक सरोवर के बाद आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक डैम भी पढ़ाया था, ताजेवाड़ा बांध। ये ताजेवाड़ा बांध भी तो बच्चों आपका क्या होगा, एक झील ही होगा। ये हम कहाँ पढ़े थे, यमुनानगर जिले के अंदर, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों एक झील जो है आपकी वो है चक्रवर्ती झील। कौन सी झील है, चक्रवर्ती झील है। और ये जो चक्रवर्ती झील है बच्चों, इसी को बोलते हैं कर्ण झील। ये आपकी कहाँ है सर, ये हमारी है उचाना करनाल के अंदर। तो यदि ऑप्शन में उचाना दे रखा है तो आपका आंसर सबसे पहले उचाना बनेगा। यदि आपसे जिला पूछा जाता है तब आपको बोलना है करनाल के अंदर है, ठीक है। और हमने बात ये कर चुके हैं कि 1972 में इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद एक झील है मेरे बच्चों, तिलियार झील। कौन सी झील, तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है, ये है आपकी रोहतक के अंदर। और इस तिलियार झील को जो बच्चों पर्यटन स्थल घोषित किया गया था हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा, वो 1976 के अंदर। तो हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा पर्यटन स्थल घोषित, वो आपको ध्यान रखना है 1976 के अंदर, 1976 के अंदर, ठीक है। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो झील है वो है हमारी डाबर झील। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डाबर झील कहाँ है, तो आपको बोलना है कि डाबर जो झील है सर ये मुरथल के अंदर है। तो सर मुरथल कहाँ है मेरे बच्चों, ये सोनीपत के अंदर है, ठीक है। डाबर झील के बाद आपसे पूछ लिया जाए घाटा झील। तो मेरे बच्चों घाटा झील कहाँ है, ये गुरुग्राम के अंदर है सर। कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट जो झील है वो आपको ध्यान रखना है टिक्करताल झील। और ये जो टिक्करताल झील होगी ये आपकी कहाँ है सर, मोरनी पंचकुला। तो टिक्करताल झील कहाँ है सर, मोरनी पंचकुला के अंदर है, ठीक है। और टिक्करताल झील के बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है आपकी सुखना झील। ये आपकी कहाँ है, ये हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है सर। ये जो सुखना झील है हमारी, ये ध्यान रखेंगे शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी के अंदर बनी हुई एक खूबसूरत झील है। शिवालिक श्रेणी की तलहटी में निर्मित, शिवालिक श्रेणी की तलहटी में ये निर्मित है। जब ये निर्मित है तो इसका निर्माण सर कब किया गया मेरे बच्चों, इसका निर्माण किया गया था 1958 के अंदर, 1958 के अंदर। किसके द्वारा सर, ली कार्बूजियर के द्वारा, जिन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया है। जो चंडीगढ़ खूबसूरत शहर आपको बसा हुआ नजर आएगा, इसको खूबसूरती का ये जो दर्जा दिला है, इसको खूबसूरती की जो ये आकृति दी गई है बच्चों, ये ली कार्बूजियर के द्वारा दी गई है। और ली कार्बूजियर के द्वारा ही इसका क्या किया गया सर, 1958 में निर्माण किया गया। बच्चों ये एक ऐसी झील है
जिसको जीवित व्यक्ति का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। जिसको जीवित व्यक्ति, यानी कि जिस प्रकार से एक जीवित व्यक्ति को आप कोई भी हानि पहुंचाओगे, इस झील को हानि पहुंचाओगे, तो एक जीवित व्यक्ति के बराबर बच्चों हानि मानी जाएगी। तो जिसको जीवित व्यक्ति के बराबर का दर्जा मिल चुका है, वो कौन सी झील है? वो आपकी सुखना झील है। वो कौन सी झील है? सुखना झील है। तो ये मैं आप लोगों को हरियाणा की सारी झीलों से परिचय करवा चुका हूं। एक अमटी तालाब भी ध्यान रख लेना, अमटी तालाब ये हांसी के अंदर है। ठीक है बच्चों, एक राव तेज सिंह का तालाब है, ये भी ध्यान रख लेना। राव तेज सिंह का तालाब ये रेवाड़ी के अंदर है। एक गौकर्ण तालाब है बच्चों, गौकर्ण तालाब ये आपका रोहतक के अंदर है। एक और सरोवर है श्यामसर सरोवर, ये आपका चरखी दादरी के अंदर है। ये आपका कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जिलों को कवर कर लिया है और अगली क्लास में हम हरियाणा की नहरों को कवर कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूट नहीं रहा है। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको भी जल्दबाजी नहीं दिखाना है, वरना मेरा मन करता तो मैं आज नहरें भी पढ़ा सकता था, फिर मेरे को ये इतनी जिले पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं इनको आधी कर देता है ना। लेकिन बच्चों एग्जाम में नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें फिर उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करना आना चाहिए ना। तो मेरी तरफ से कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा सा अपना सिलेबस जो है वो 15-20 दिन डिले से हो, लेकिन बच्चों एक बार हम कोचिंग कर लेंगे तो आपको फिर कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत हरियाणा जीके के लिए तो नहीं पड़ने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बस आप लोगों को घर जाके क्या करना है, जितनी भी चीज़ें क्लास में करवाई जाती हैं उनको जाके 2 से 3 घंटे का समय देके रिविजन जरूर करनी है। जो बच्चा डेली पढ़ता होगा वो सिलेक्शन पक्का ले लेगा, और जो बच्चा डेली नहीं पढ़ता होगा वो 4 दिन बंक मारने के बाद 5वें दिन 6 से 7 घंटे पढ़ लेता होगा बच्चों, वो बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं, और जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो वहां पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, यानी कि वैकेंसीज बहुत कम है, और वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। तो पेपर का जो लेवल होगा वो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आसान आएगा। जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि आसान पेपर आएगा वो बच्चा अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कितने और बच्चे हैं जो उसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए आप लड़ रहे हो। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन तगड़ा है, और तगड़े कंपटीशन में बच्चों आप लोगों को कंटेंट काम आएगा, और आप लोगों को सुपर डुपर कंटेंट मैं दे ही रहा हूं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा सीईटी के अंदर मेरे ही सब्जेक्ट की है, हरियाणा जीके की, और यकीन कीजिएगा हरियाणा जीके से आप लोगों का क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा यदि आप अच्छे तरीके से क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसकी घर जाके क्या करते होंगे, रिवीजन करते होंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।